नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ नया सामाजिक विचारक AR देसाई शुरू किया था और उसकी राष्ट्रवाद के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। आपको मैंने बताया था कि AR देसाई की सुप्रसिद्ध पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद की विस्तार से चर्चा की है और आपने अपने विभिन्न अध्यायों में इसके संबंध में जो बताया उसी को बेस बनाकर मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में बता रही हूँ। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको पूर्व ब्रिटानिया भारत की आर्थिकी और संस्कृति, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया था। दूसरा, भारत पर ब्रिटेन की जीत, भारतीय समाज का रूपांतरण, इससे संबंधित चर्चा आपसे की थी। तीसरा, ब्रिटानिया शासन में भारतीय कृषि का रूपांतरण, भारतीय सामंतवाद और इसकी भौतिक विशेषताओं के संबंध में मैं आपको बता रही थी। आज ये तीसरे पॉइंट को ही मैं कंटिन्यू करूँगी और इसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं आपको महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि लास्ट क्लास में अधूरी रह गई थी, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। महाल का अर्थ ग्राम है। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर समस्त ग्राम का संयुक्त स्वामित्व होता था। मालगुजारी नंबरदार उगाई करके सरकारी कोष में जमा कराते थे। ग्राम की बंजर एवं बेकार भूमि, वृक्ष, कुएं आदि गांव की संयुक्त संपत्ति होते थे। अगर कोई कृषक भूमि छोड़ देता था तो वे ग्राम की संयुक्त संपत्ति हो जाती थी। पूर्व के प्रमाण ही बंटवारे के आधार हुआ करते थे। जमींदारी व्यवस्था, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जमींदारी व्यवस्था। पहले इससे पूर्व मैंने आपको महालवाड़ी के संबंध में बताया है। जमींदारी व्यवस्था मुग़ल शासनकाल से शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1765 ईस्वी में मुग़ल शासन को 26 लाख देकर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में भूमि कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और इसके बाद 798 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का स्वामित्व जमींदारों को देकर स्थायी बंदोबस्त कर दिया था। उस समय की जमींदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जमींदार भूमि का स्वामी होता था। उसे किसी को भी भूमि देने और भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार सरकार को भूमि कर देता था। जमींदार किसानों से मनमाना कर, सामान्यतः जमींदार खेती नहीं करते थे और ये मनमाना कर वसूल किया करते थे। जमींदार एक प्रकार से सरकार और कृषक के बीच मध्यस्थ बने रहते थे। जमींदार व्यवस्था दो प्रकार की थी, स्थायी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था। अस्थायी व्यवस्था में सरकार द्वारा भूमि कर कुछ समय के लिए निश्चित किया जाता था और सरकार भूमि कर में परिवर्तन कर देती थी। लेकिन स्थायी व्यवस्था को लागू करने का सरकार का उद्देश्य था निश्चित रकम निश्चित समय पर प्राप्त करना। संक्षेप में कहें तो अंग्रेज़ी सरकार चाहती थी कि सभी जमींदार उनके गुलाम और भक्त बने रहें। अंग्रेज़ी सरकार भारत के विभिन्न प्रांतों में जमींदारों का विश्वास प्राप्त करके और उन्हें गुलाम बनाने में सफल हुई। ये गुलाम निष्ठावान जमींदार अंग्रेज़ सरकार के विश्वास पात्र बने रहे और भारतीय ग्रामीणों का भरपूर शोषण किया। AR देसाई के अनुसार ग्रामीण भारत में ब्रिटानिया सरकार द्वारा कृषि व्यवस्था के रूपांतरण ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को गति प्रदान की। देसाई के अनुसार कृषि की आर्थिक व्यवस्था का ये रूपांतरण राष्ट्रवाद का एक प्रमुख कारण रहा है।
भारतीय कृषि के रूपांतरण के सामाजिक परिणाम। राष्ट्रीय कृषि का उदय। जहाँ जहाँ भी ब्रिटानिया सरकार का राज्य रहा वहाँ उपरोक्त कृषि व्यवस्था लागू की गई, अर्थात जो कृषि व्यवस्था मैंने आपको अभी बताई है वो लागू की गई और इससे भारत में राष्ट्रीय कृषि व्यवस्था स्थापित हो गई, जो कि राष्ट्रीयकरण को विकसित करने में विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन फसलों की खेती कराने के लिए किसानों को बाधित किया जो ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल प्रदान कर सकें। उदाहरण के तौर पर कपास की कृषि। अब मैं आपको इसका 5वां पॉइंट बताने जा रही हूँ। हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का पतन। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने के फलस्वरूप नगरों और ग्रामों के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। इस समय इंग्लैंड में बने हुए सस्ते और आकर्षक माल से प्रतियोगिता न कर पाने के कारण एक बड़ी संख्या में दस्तकार बेरोजगार होने लगे। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सभी तरह की सुविधाएं मिलना, भारत में बनी हुई वस्तुओं पर भारी कर लगाना, भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड को निर्यात करना, यहाँ के कारीगरों को यानी भारत के कारीगरों को अपने व्यावसायिक रहस्य बताने के लिए बाध्य करना तथा इंग्लैंड में बनने वाली वस्तु की भारत में प्रदर्शनी आयोजित करना आदि ये वह दशाएं थीं जिनके फलस्वरूप अधिकांश कारीगर अपने परंपरागत व्यवसाय से वंचित हो गए। इनमें से अधिकांशतः कारीगर और कुटीर उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों ने नगरों के कारखानों में श्रमिकों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटानिया शासन का कस्बा नगरों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण व्यापार बढ़ने लगे। इससे श्रम विभाजन का विशेषीकरण उत्पन्न हुआ। श्रमिकों का अमानवीय शोषण होने लगा और उन्हें श्रम का वास्तविक पुरस्कार न मिलने से मालिक और श्रमिकों के बीच संघर्ष बढ़ता गया और इस संघर्ष ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़तालें, तालाबंदी, घेराव आदि प्रक्रिया अपनाने लगे। मजदूर संघ बनने लगे और वर्ग संघर्ष बढ़ता चला गया। संक्षेप में कहें तो ब्रिटानिया शासन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित हुई जिसमें अधिक श्रम करने वालों को कम आर्थिक सुविधाएं मिली। परिणाम स्वरूप समाज में बेकारी, गरीबी, भिक्षावृत्ति, कुपोषण, वेश्यावृत्ति, मद्यपान जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। श्रमिकों की समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। इस प्रकार ब्रिटानिया शासन के प्रभाव के कारण भारतीय आर्थिक संरचना में अनेक अच्छे बुरे प्रभाव पड़े जो राष्ट्रीयकरण के विकास में सहयोगी सिद्ध हुए। A.R. देसाई के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न परिणाम को स्पष्ट करते हुए देसाई लिखते हैं कि यहाँ गृह उद्योगों के बीच जो तालमेल और पारस्परिक निर्भरता थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई। लाखों दस्तकार, कारीगर, जुलाहे, बर्तन बनाने वाले, मूर्तिकार, लोहार, आभूषण निर्माता, जरी का निर्माण करने वाले शिल्पी और इसी तरह के दूसरे लोगों का जीवन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया और ऐसे श्रमिक वर्ग का हिस्सा बन गए जो राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपने को संगठित करने लगे और ये चेतना राष्ट्रवाद के विकास का एक कारण बन गई। अब हम छठे बिंदु को समझेंगे, ग्रामीण हस्त उद्योगों का
पतन। पूर्व ब्रिटानिया ग्रामीण हस्त उद्योग। ब्रिटानिया सरकार ने भारत में ग्रामीण हस्त उद्योग को नष्ट किया। ब्रिटानिया शासन से पूर्व भारत के गांव में जजमानी व्यवस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं को परस्पर पूर्ण कर लिया जाता था और वह व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। ब्रिटेन से मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का गांवों में मतलब जो गांव थे उनमें प्रसार होने लगा। गृह उद्योग एवं हस्तशिल्पियों से द्वारा निर्मित वस्तुएं अधिक महंगी हो गई। स्वदेशी उत्पादन बिकना बंद हो गया और उसका स्थान मशीनों से बने उत्पादन ने ले लिया। आगे चलकर इस पतन में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया। इस पतन ने किसमें सहयोग दिया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। चलिए अब 5वें बिंदु को समझते हैं। आधुनिक भारतीय उद्योगों का उदय और विकास। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास अंग्रेजी शासन द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया से पूर्व भारत कृषि प्रधान देश था, जैसा कि आप जानते हैं। 3/4 से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी और इन ग्रामों में गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, मिट्टी धातु के बर्तन बनाना, चटाई, रस्सी, टोकरी बनाना इत्यादि उच्च व्यवसाय थे और कृषि मुख्य व्यवसाय था। जब अंग्रेज़ों ने भारत में औद्योगिकरण किया तो ग्रामीण स्तर के गृह, कुटीर एवं अन्य उद्योग नष्ट हो गए और ग्राम एक दूसरे ग्रामों, कस्बों और नगरों और महानगरों से जुड़ गए। इस प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भी राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की। अनेक कारखाने स्थापित हुए। बिजली का उत्पादन, स्टील का उत्पादन 5 से 7 गुना बढ़ गया। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जनसंख्या की वृद्धि से अधिक तीव्र थी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने नगरीकरण, यातायात, रेल के साधन, रेल व सड़कों के मार्गों के विकास और शिक्षा के विकास को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया को बल मिला। 8वां बिंदु समझने जा रहे हैं। आधुनिक यातायात के साधन और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ब्रिटानिया शासन ने भारत में सड़कें बनवाई, यातायात के साधनों का विकास किया और इन साधनों के विकास से विदेशी व्यापार को लाभ मिला। वहीं दूसरी ओर भारत एक कोने से दूसरे कोने के संपर्क में आया। कहने का अर्थ है कि इन साधनों ने ये जो यातायात के साधन थे, इन साधनों ने भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक संपर्क को संभव बना दिया। AR देसाई लिखते हैं कि इन आधुनिक यातायात व संचार के साधनों ने भारत के ग्राम, कस्बा, नगरों, महानगरों को एक दूसरे से जोड़ा और इसने राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का उदय, विस्तार किया और सफलता को संभव बनाया। इन यातायात के साधनों के अभाव में राष्ट्रवाद का उदय और विकास भारत में संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद।